की शिनाख्त की। शिनाख्त का मतलब होता है पहचान करना। उसने आइडेंटिफाई किया अपने आप को, अपनी विचारधारा को, अपने आइडियोलॉजीज को इन सारे चेंजेस के साथ। ग्रामीण क्षेत्र में उसने भूमिधर किसान, जो सामंती जमींदार नहीं हैं बट, को चुना और शहरी इलाकों में विकसित हो रहे अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र, मतलब मजदूर और किसान के अलावे इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर के अलावे जो थर्ड सेक्टर था उस पर फोकस किया इन्होंने। इसके साथ साथ खेतिहर मजदूरों, जातीय अल्पसंख्यकों और अनुसूचित जातियों और जनजातियों को कुछ हद तक शासकीय नीतिगत प्रक्रिया के जरिए और कुछ हद तक दलीय संरचना में राजनीतिक गोलबंदी के जरिए राजनीति से जोड़ा। तो कांग्रेस की जो लेजिटिमेसी थी वो उन चेंजेस के साथ तालमेल के कारण एग्जिस्ट कर रही थी। कांग्रेस प्रणाली के बारे में जो दूसरा नज़रिया था, चूँकि यह जो हम लोगों ने डिस्कस किए दो चेंजेस, यह पहले नज़रिए की बात थी जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कांग्रेस प्रणाली सामंती सामाजिक और आर्थिक संरचनाओं पर ऊपरी परत के रूप में थोप दी गई थी। अब जो दूसरा पर्सपेक्टिव है वो क्या है? कांग्रेस प्रणाली के बारे में दूसरा नज़रिया जो है कि कांग्रेस की सामंती संरचना के आधार को नकारा है। एक तरफ थोपी गई थी, दूसरी तरफ से किसने नकारा है। इसके अनुसार कांग्रेस ने उभरते हुए पूंजीवादी वर्ग का राजनीतिक औजार बनकर वैधता प्राप्त की। तो जो सेकेंड पर्सपेक्टिव है, इसमें ये बात आ रही है कि जो उभरता हुआ पूंजीवादी वर्ग है उसको ही एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में, पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट के रूप में कांग्रेस ने। अब धीरू भाई सेठ फिर इस मुद्दे पे कहते हैं कि मेरे विचार में यह एक बेहद जटिल प्रक्रिया को समझने का एक अत्यंत सरलीकृत तरीका है। वो कहते हैं कि जो बात कही जा रही है यह बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और इसको बड़े ही कह सकते हैं कि लेहमैन तरीके से बढ़ाया जा रहा है, उसको एक्सप्लेन किया जा रहा है। वास्तविकता यह है कि कांग्रेस ने इस बात का खास ध्यान रखा कि उसे किसी एक वर्ग के हितों का पर्याय न समझा जाए, बावजूद इसके कि उस जमाने में जनता के हितों की विभिन्न दिशाओं का एहसास होना शुरू ही नहीं हुआ था। तो धीरू भाई सेठ ये कहते हैं कि कांग्रेस ने हमेशा से अपने आप को एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट नहीं बल्कि सबको लेके चलने की बात की, और दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि उस ज़माने में जब कांग्रेस के पास लेजिटिमेसी थी उस समय जो डिफ्रेंशिएटेड इंटरेस्ट का जो आर्टिकुलेशन है, जो डिफरेंट आइडेंटिटीज़ है, उसका भी मैनिफेस्टेशन उस तरीके से नहीं हुआ जो 1970 के दशक के बाद के समय में हुआ। अब जो बात वो आगे बताते हैं वो कहते हैं कि जो चौथा भाग है उनके अध्याय का, कि संकट का जो संरचनात्मक आधार है वो क्या है। इसको जब वो कहते हैं तो कहते हैं कि हमें यह मानना ही होगा कि कांग्रेस प्रणाली वास्तव में परिवर्तनों को रोकने वाली प्रक्रिया थी जो इतने लंबे वक्त तक सफलतापूर्वक चलती रही, क्योंकि सामाजिक और आर्थिक संरचना में हो रहे परिवर्तन ताकतवर होकर इतने नहीं फैल पाए थे कि आम जनता के स्तर पर विभेदीकरण की शुरुआत कर सके। इसी की बात हो रही थी कि वो विभेदीकरण जो है, वो पर्सपेक्टिव जो है, वो अभी तक आम जनता तक रिश्ता हुआ नहीं आया था, ट्रिकल डाउन नहीं हुआ था उसका। आइए अब हम 1950 और 1970 के दशकों के बीच में जो आए परिवर्तन है उसको एक त्वरित या उदाहरण के साथ उसको समझने की कोशिश करें कि कैसे वैधता की जो समस्या पर उनका प्रभाव पड़ा और हमारी राजनीतिक व्यवस्था 70 के दशक में कैसे लगातार वैधता प्राप्त करने की चुनौती को कैसे टालती रही और फिर यह किस तरह आज भी इस प्रवृत्ति की शिकार है। तो 1950 से लेकर 1970 तक का उन्होंने एक अध्ययन किया और उस अध्ययन के आधार पर उन्होंने जो बात कहने की कोशिश की है वो अब आप लोगों के साथ मैं साझा कर रहा हूँ। वे कहते हैं कि हमारी जनसंख्या मूलक संरचना में आधारभूत परिवर्तन 50 और 70 के दशकों के बीच में आए। 1951 से 1971 के बीच अगर हम जनसंख्या की वृद्धि देखें तो वह ऊंची दर के बावजूद भी साक्षरता जो है 16% ही बढ़ पाई थी। महत्वपूर्ण बात यह थी कि आबादी में साक्षरों का अनुपात ग्रामीण क्षेत्रों के लिए लगभग दोगुना और ग्रामीण महिलाओं के लिए तिगुना हो गया। 1951 में 40% और 1961 में 54% की तुलना में कुल शहरी साक्षरता 60% हो गई। 1971 तक लगभग 70% शहरी पुरुष और
48